तो सबसे पहला मेथड हम ये कहेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड फर्स्ट है। ट्रायंगुलेशन मेथड और मेजरिंग triangulation method for measuring the height of an accessible triangulation method for measuring the height of an accessible object। ठीक है, accessible object का मतलब क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल मतलब जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे टॉवर है तो टॉवर के टॉप पर मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ। जैसे कि ट्री है, ट्री के टॉप पर मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ। तो हम एक्सेसिबल मतलब मेरे को टॉवर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि हाँ टॉवर का ये बेस है और टॉवर की ये हाइट है, तो मैं टॉवर को देख पा रहा हूँ, पूरा मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे टॉवर हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखिएगा ए, यहाँ लिखिएगा बी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाइए, यहाँ लिखिएगा सी और यहाँ लिखिएगा थीटा। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा लेट ए बी इज इक्वल टू एच, let AB is equal to H be the let AB is equal to H be the height of the tower। let AB is equal to H be the height of the tower। ठीक, ये तो मुझे कैलकुलेट करनी है, मैं इसको मेजर नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि मेजर करने के लिए फालतू में मुझे बहुत टफ काम करना पड़ेगा। let AB is equal to H be the height of the tower। अच्छा, let's see the point of observation। let capital C be the point of observation at a distance x from the base of the tower at a distance x from the base of the tower। टॉवर का बेस ये है, यहाँ से मैंने एक पॉइंट सी लिया जो इससे कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है बेटा, एक मिनट आप वेट करिए, मैं एक मिनट में आता हूँ। ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम पॉइंट सी। पॉइंट सी से अगर मैं इसके टॉप का एलिवेशन एंगल निकालूं तो देखिए एलिवेशन एंगल थीटा ये बड़े आराम से मेजर करा जा सकता है। हमारे पास एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम होता है सेक्सटेंट। हम सेक्सटेंट की हेल्प से, जैसे प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर तो छोटे एंगल्स ऑन द पेपर, पेपर पर छोटे एंगल्स मेजर करने के लिए तो प्रोटेक्टर काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं ग्राउंड पर एंगल मेजर करूं तो ग्राउंड पर एंगल मेजर करा जाता है सेक्सटेंट की हेल्प से। ये जो है सेक्सटेंट, इसकी हेल्प से मेजर करा जाता है। जो आपने देखा होगा, जो सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं, जो सड़क का काम करते हैं, जो पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, वो पहले सर्वे करते हैं। वो सर्वे करते टाइम आपने देखा होगा ट्राइपॉड स्टैंड के जैसा रखा रहता है कुछ सड़क पर। ठीक है, और उस पर वो कुछ ऐसे सर्कल सा बना बनाकर और देखते रहते हैं। वो डिवाइस जो है वो सेक्सटेंट होती है, वो उससे एंगल मेजर करते हैं कि कितनी ऊंचाई पर आपको फ्लाईओवर रखना है, कि उसके नीचे से ट्रक्स, बसेस और बसेस के ऊपर सामान भी रखा रहता है, वो सारी चीजें एफिशिएंटली निकल जाएं। तो कितनी ऊंचाई पर, आपने ऐसा थोड़ी देखा होगा कि फ्लाईओवर बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा बनाने का तो कोई फायदा नहीं होता। तो वो सारे के सारे बड़े से बड़े ट्रक्स के मेजरमेंट अपने पास रखते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रखना है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, जो हम मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है एक्स, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे टॉवर पर या ट्री पर चढ़ने की जरूरत नहीं है।
और उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, हम ये कहेंगे ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा is equal to AB upon BC, tan theta is equal to AB upon BC and tan theta is equal to H upon X। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, H कैलकुलेट करना है, तो H आ गया इजीली, H is equal to X tan थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगी ट्रिग्नोमेट्री की, कि बड़े से बड़ा ट्री हो, बड़े से बड़ा टॉवर हो, उसके लिए मुझे उस ट्री के ऊपर चढ़ने की या टॉवर के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी हाइट मेजर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं ये काम कर सकता हूँ। बताइए ये चीज समझ में आ गई? जी सर। उसके बाद दूसरा है ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ये था ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको मैं देख सकूं कि हाँ भाई मुझे इतना ऊंचा इतना लंबा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो गया जैसे कि कोई पहाड़ हो, जैसे कि कोई माउंटेन हो। तो माउंटेन कितना ऊंचा है, वो मैं पूरी गर्दन ऐसे भी कर लूं तब भी मुझे माउंटेन की ऊंचाई दिखाई नहीं देगी जब तक कि मैं कंसिडरेबल डिस्टेंस पर नहीं हूं। तो वो एक इनएक्सेसिबल डिस्टेंस है, मैं नहीं जानता कि वो कितना ऊंचा हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, एक मिनट वेट करिए। चलिए अब है सेकंड ट्रायंगुलेशन मेथड triangulation method for measuring the height of an inaccessible object, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, like a mountain। triangulation method for measuring the height of an inaccessible object like a mountain। तो जैसे माउंटेन है, माउंटेन की हाइट अगर मुझे मेजर करनी है तो मैं ये कहूंगा कि माउंटेन बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ट्री होता है बिल्कुल सीधा होता है, और हमारा टॉवर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, माउंटेन सीधा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है माउंटेन, लेकिन इस माउंटेन की कोई ना कोई हाईएस्ट पीक तो होगा। मैंने बोल दिया यहाँ ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, इसको बोल दीजिए ए, और यहाँ से अब माउंटेन को पूरा तोड़कर उसकी खुदाई करके मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इमेजिनरीली ये चीज सपोज कर ली कि इसका जो ग्राउंड लेवल है, जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल से ये वाली जो हाइट है इसको बी बोल दीजिए, ये है ए बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई माउंटेन की, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ से हम दो अलग अलग पॉइंट्स पर जाएंगे, क्योंकि क्या है कि ये एग्जैक्टली हाइट कितनी है ये मैं नहीं बता सकता, ये इनएक्सेसिबल है। तो इसको मैंने ए बी मान लिया, फिर मैंने क्या करा, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, और मैंने इस पॉइंट से यहाँ पर सेक्सटेंट को रखकर मैंने यहाँ से एंगल मेजर करा टॉप ऑफ द माउंटेन का। ये वाला एंगल हो गया बेटा मेरे पास थीटा 1, इसको मैंने बोल दिया थीटा 1। फिर मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया डी, फिर मैं थोड़ा सा दूर आया और मैंने एक पॉइंट लिया ये बी, और यहाँ पर मैंने एंगल मेजर करा, तो यहाँ पर मेरा एंगल आ गया थीटा 2। अब देखिएगा, मैं ये नहीं जानता कि बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, मुझे नहीं पता,
लेकिन सी से लेकर डी तक की दूरी तो मैं जानता हूँ ना, तो सी से लेकर डी तक की जो दूरी है उसको मैंने मान लिया स्मॉल डी। निशान कहीं भी कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज दोबारा पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, वैसे अभी तक तो सब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने सी से लेकर डी तक की दूरी को मैंने मान लिया स्मॉल डी, और कैपिटल बी से कैपिटल सी तक की दूरी जो मैं देख नहीं सकता, जो मैं मेजर भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कैपिटल बी कहाँ पर है? कैपिटल बी को, कैपिटल बी तक पहुंचने के लिए मुझे इस माउंटेन की पूरी खुदाई करके और यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, और माउंटेन का जो बेस है अगर आपने वही खोद दिया तो माउंटेन ही गिर जाएगा नीचे, तो वो मैं मेजर नहीं कर सकता। तो मैंने ये कह दिया कि माउंटेन का जो बेस है, उस बेस से इस पॉइंट की दूरी है एक्स। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट AB is equal to H be the height of a mountain to be measured. Let BC is equal to X as shown, and CD is equal to D as shown. CD is equal to D के नीचे आप लिख दीजिएगा मेजरेबल, इसको मैं मेजर कर सकता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस C और D के बीच का डिस्टेंस है। C भी मुझे सामने दिखाई दे रहा है, D भी मुझे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन D मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं BC मेजर नहीं कर सकता। तो अब जरा देखिएगा, अब मेरे पास दो राइट ट्रायंगल्स आ गए, एक आ गया ए बी सी और एक आ गया ए बी डी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी और ए बी डी दोनों में, जैसे हम टेन थीटा निकालते हैं ना, टेन थीटा ना निकालकर मैं कॉट थीटा निकालूंगा इस बार। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी बस 2 मिनट आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं ये कहूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी cot थीटा 1, cot थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन AB। ठीक है, तो cot थीटा 1 कितना हो गया, ये BC कितना है x और AB कितना है h, x अपॉन h। cot थीटा 1 हो गया x अपॉन h, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पर निकालिए cot थीटा 2। cot थीटा 2 क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। तो cot थीटा 2 इज इक्वल टू, अब ये बी डी क्या हो गया, x प्लस डी, समझ रहे हो? यस सर। और ए बी कितना है, h, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब आप एक काम करोगे, यहाँ से यहाँ पर मेरे पास cot थीटा 2 आ गया और cot थीटा 1 आ गया, तो आप करिएगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा? cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 is equal to x upon h minus x upon h minus x plus d अपॉन h। ठीक है, तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो मुझे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं होती। कॉमन एलसीएम क्या हो जाएगा? h। सर cos थीटा 2 में से 1 माइनस करना है ना? हाँ थीटा, अच्छा सॉरी सॉरी गलत कर दिया, सही कह रहे हो। तो ये हो जाएगा cot थीटा 2 हो जाएगा x प्लस डी अपॉन h माइनस x अपॉन h। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन हो गया डिनोमिनेटर h, तो ये बन गया x प्लस डी माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स और माइनस प्लस एक्स कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे पास cot थीटा 2 है, थीटा 2 मैं मेजर कर सकता हूँ, थीटा 1 मैं मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन x में मेजर नहीं कर सकता था, क्योंकि x b से यहाँ तक निकाला जाता था, तो मैं x मेजर नहीं कर सकता था, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो काम बन गया हमारा। ये हो गया cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू d अपॉन h, और d डिस्टेंस इसके c और कैपिटल D के बीच का है, तो d मेजर करा जा सकता है, तो h क्या हो गया? स्मॉल d अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। ये दूसरी एप्लीकेशन है देखिए ट्रिग्नोमेट्री की, कि माउंटेन जितना ऊंचा जो होता है, आप माउंटेन की भी आप हाइट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट हाइट। तो आपको क्या करना पड़ा, आप माउंटेन के ऊपर नहीं चढ़े, और माउंटेन के ऊपर चढ़ के आपके उसके अंदर उतर के आपने उसकी हाइट मेजर नहीं करी है। ये इनडायरेक्ट मेथड है, इससे आपने एग्जैक्ट हाइट मेजर कर दी माउंटेन की। बताइए जी, समझ में आ गया? यस। ठीक है, उसके बाद अब अगला अगला आप टॉपिक नोट करेंगे पैरालैक्स। ये दो मेथड हो गए जिससे आप हाइट निकाल सकते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। क्वेश्चन है मतलब सॉरी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैरालैक्स, PARALLAX पैरालैक्स, एंड PARALLACIC पैरालैक्स एंड पैरालैक्टिक एंगल। तो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि पैरालैक्स क्या होता है, पैरालैक्टिक एंगल क्या होता है। चलिए, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर हमारे पास, मान लो मैं सन की बात करूं या मून की बात करूं, और हमें उसका डिस्टेंस निकालना हो, तो वो निकाला जा सकता है पैरालैक्स मेथड की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले हमने हाइट निकाली किसकी, एक टॉवर की या एक ट्री की, जो मैं निकाल सकता हूँ आराम से। सबसे पहले तो मैंने वो निकाला, फिर उसके बाद में हमने कहा कि एक इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक माउंटेन हो गया, तो माउंटेन की हाइट मैंने निकाली। ठीक है, वही मेथड हो गया। लेकिन अगर मैं सन का और मून का डिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, वो होता है ये पैरालैक्स मेथड। तो लिखिएगा इसमें, पहले डेफिनेशन लिखिए। पैरालैक्स इज द apparent shift in the position, parallax is the
apparent shift in the position, parallax is the apparent shift in the position of an object in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. Is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि पैरालैक्स ना एक ऐसा मेथड होता है कि अगर मान लीजिए आपके आंखों के सामने मान लीजिए कोई भी चीज रखी हुई है। मान लो मेरी आंखों के सामने ये पेन है, मेरी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन मान लीजिए मैं अब ये आंख के सामने ऐसे पेन रखकर और सिर्फ पेन पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और पेन पर कंसंट्रेट करते हुए मैं अपनी एक बार लेफ्ट आई को बंद करता हूँ, तो लेफ्ट आई को बंद करूंगा और फिर राइट आई से देखूंगा इसको, फिर ऐसे ही मैं क्या करूंगा, राइट आई को बंद करूंगा और लेफ्ट आई से देखूंगा। तो आप ना बार बार एक बार इसको बंद करो, एक बार इसको बंद करो, लेफ्ट आई से को आप बंद करोगे तो आपको ये लेफ्ट को थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा कि पेन लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। राइट को बंद करोगे तो आपको लगेगा राइट में शिफ्ट हो गया है। ऐसे ही रिपीटेडली आप करके देखिए तो एक बार, तो आपको दिखाई देगा लेफ्ट को बंद कर रहे हो तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, राइट को बंद कर रहे हो तो राइट में शिफ्ट हो गया। दो तीन बार फ्रीक्वेंटली करके देखो और बताओ महसूस कर रहे हो कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इस मेथड को हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि लेफ्ट आई को अगर बंद करा तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, राइट आई को बंद करा तो ऑब्जेक्ट राइट में शिफ्ट हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं रिपीटेडली लेफ्ट आई राइट आई लेफ्ट आई राइट आई तो मैं ऑन मतलब इसको ऑन ऑफ करता रहूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरे को ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 मूव करता हुआ दिखाई देता रहेगा, जबकि ये एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है। ठीक, एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है। तो अगर मैं रिपीटेडली ऐसे देखता रहूंगा तो मुझे लगेगा कि ये ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट जैसे कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करती है। तो इस तरीके से मुझे ये ऑसिलेशंस नजर आएगा इसका। अब आप ये देखो कि जब मैंने ये कहा कि ऑसिलेशंस हो गया, लेकिन ये ऑसिलेशन एक्चुअल में तो है नहीं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है पेन तो यहाँ पर था यहीं पर है स्टेबल, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे कि ये एक्चुअल शिफ्ट नहीं है, ये अपीयरेंट शिफ्ट है। अपीयरेंट शिफ्ट का मतलब ये है कि द शिफ्ट व्हिच इज अपीयरिंग टू मी, मुझे अपीयर हो रहा है कि ये ऐसे इधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे इधर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में शिफ्ट नहीं हो रहा। तो मेरे मेरे को जो चीज अपीयर हो रही है, मेरे को जो चीज दिखाई दे रही है, मैं उसी चीज को रियल मानते हुए और मैं एंगल निकालूंगा, एंगल कितना एंगल शिफ्ट हो रहा है। तो दैट एंगल, जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने अभी लेफ्ट आई बंद करी थोड़ा सा इधर को खिसक गया, मैंने राइट आई बंद करी थोड़ा सा इधर को खिसक गया। तो लेफ्ट आई बंद करने पर थोड़ा इधर, राइट आई बंद करने पर थोड़ा इधर, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाएगा पैरालैक्टिक एंगल। दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाएगा पैरालैक्टिक एंगल। तो पैरालैक्टिक एंगल जो है, उस पैरालैक्टिक एंगल की हेल्प से मैं बहुत दूर दूर जो डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, मैं उनका डिस्टेंस अपने पॉइंट से जहां पर मैं अर्थ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं वहां से उनका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा जरा। देखो हमने ये कहा कि let there be an object, let there be an object capital O, let there be an object capital O at a distance
capital S from each of our eye, left as well as right. हमने कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है O जो कि डिस्टेंस S है, जिसका हमारी दोनों आंखों से लेफ्ट से मेजर करूं तो भी डिस्टेंस S है, राइट से मेजर करूं तो भी डिस्टेंस S है, लेकिन ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है और मेरी लेफ्ट आई इधर है, राइट आई इधर है, तो अगर उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऐसे करके एक ट्रायंगल बन जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इस तरीके से मेजर करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, मतलब मेरे आंखों के बीच के सेंटर में रखा हुआ है, तो मैं लेफ्ट आई से और राइट आई से डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। तो वो ट्रायंगल मैं बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। वो ट्रायंगल बेटा ये हो गया, दिस इज माय लेफ्ट आई, दिस इज माय राइट आई एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट O। ठीक है, लेफ्ट आई से डिस्टेंस है S और राइट आई से डिस्टेंस भी S है, और बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। ठीक है, और लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है, लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। ये बता दीजिए, समझ में आ गया डायग्राम? Yes, sir. ठीक है, और इस डायग्राम को भी आप बोलते हैं पैरालैक्स। यही पैरालैक्स है। ठीक है ना, तो यहीं से मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं लेफ्ट आई से मेजर करूं तो भी डिस्टेंस ऐसे है, राइट आई से मेजर करूं तो भी डिस्टेंस ऐसे है, और लेकिन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। और ये जो थीटा है इसी को हम बोलते हैं पैरालैक्टिक एंगल। हाँ, तो पैरालैक्टिक एंगल के लिए लिखिएगा एंगल LOR, एंगल LOR is equal to theta is called the पैरालैक्टिक एंगल is called the पैरालैक्टिक एंगल। बताइए सभी को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. पैरालैक्टिक एंगल या पैरालैक्स एंगल ये हो गया। फिर उसके बाद में मैं एक चीज देखता हूं कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। मैं अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो अर्थ जो होती है वो अर्थ की जो शेप है, अर्थ की जो सरफेस है, सॉरी सरफेस तो उसकी कर्व होती है, अर्थ की शेप है स्फीयर, और जो सरफेस है वो कर्व है, मतलब अर्थ ऐसे है। ये तो हो गया अर्थ, यहाँ पर हो गया कोई प्लैनेट पी, अर्थ हो गया और ये प्लैनेट पी हो गया। अब आपने क्या करा कि आपने कहा कि यहाँ पर आपने एक पॉइंट, तो आप यहाँ पर खड़े हो गए जाकर, और आपने यहां से इसको देखा प्लैनेट को। फिर आपने क्या करा, आप यहाँ खड़े हो गए जाकर, आपने यहां से इसको देखा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एक तरह से ये हो गया कि आपने यहां से देखा और यहां से देखा इसको प्लैनेट को। अब देखिएगा ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस भी एस और बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस भी एस। तो एक तरह से कहानी ऐसी ही होगी जैसे कि ये पैरालैक्स बन रहा था कि एक बार लेफ्ट आई से देखा, एक बार राइट आई से देखा, लेफ्ट आई से भी डिस्टेंस है, राइट आई से भी डिस्टेंस है। तो जब मैं बहुत बड़े अर्थ की बात कर रहा हूँ कि अर्थ की सरफेस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो एक बार मैंने इस कोने पर खड़ा होकर देखा, एक बार मैंने इस कोने पर खड़ा होकर देखा। अब मैं यहाँ पर ये तो कर नहीं सकता कि एक बार लेफ्ट आई से देख रहा हूँ, एक बार राइट आई से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी आई तो एक प्लेनेट के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, और मैं भी एक चींटी के बराबर हूँ। तो हमने यहाँ पर खड़े होकर देखा इस प्लेनेट को और यहाँ पर खड़े होकर देखा। फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये एक रेडियस है, ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा, मतलब जैसे सेक्टर बना करता था। बताइए जी, ये क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं बताओ?
Yes, sir. इसके बाद मैंने कहा कि भाई जब ये दूरी इतनी छोटी सी है तो इतनी छोटी सी दूरी के लिए चाहे कर्व हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो एक ही बात होती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बना लो ए से बी की, और इस स्ट्रेट लाइन को आप बोल दीजिए बी, इसकी लेंथ को आप बोल दीजिए बी, ये रेडियस हो गया एस। और अब जो बीच में एंगल बनेगा वो बीच वाला एंगल होता है हमारे पास थीटा। उस बीच वाले एंगल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, इधर वाले एंगल को बोल दीजिए फाई 1 और इधर वाले एंगल को बोल दीजिए फाई 2, फाई 1 और फाई 2। बताओ जी इतना समझ में आ गया? Yes, sir. फाई 1 हो गया और फाई 2 हो गया। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू निकालने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। हम ये बोलेंगे कि जो एंगल होता है थीटा, थीटा इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। तो थीटा निकलता है कैसे, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क की लेंथ क्या है, चाहे आर्क बोलो चाहे स्ट्रेट लाइन बोलो, इसकी लेंथ है बी, और रेडियस क्या है, अगर ये एक सेक्टर है तो रेडियस क्या है इसका एस, ठीक है। और एस एस ही क्या है कि एस अर्थ से और इस प्लेनेट का डिस्टेंस है, तो एस कितना हो जाएगा बी अपॉन थीटा। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? Sir, एक बार दोबारा बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एंगल निकालना होता है ना, कोई भी एंगल जब निकालना होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेक्टर होता है, तो सेक्टर का आपने एक फॉर्मूला करा था 10th क्लास में, बताता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई कर्व होता था ना, जैसे एक सेक्टर है ये बीच में एंगल होता था थीटा, और ये होती थी कर्व की लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व आप कैसे निकालते थे, एल होता था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर जो आपका ये एंगल होता था ना थीटा, ये होता था डिग्रीज में, ये डिग्रीज में होता था। अब इसी को अगर मैं रीअरेंज करने लगूं, अगर इसी को मैं रीअरेंज करने लगूं तो क्या हो जाएगा, आप ये देखिए कि 360 है, 360 डिग्री और 2 पाई एक ही तो बात होती है Yes, sir. है ना। तो अगर इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से Yes, 360 sir. कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन आर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। एल हो गया आर्क और आर हो गया रेडियस। अगर थीटा आपका किस में है, थीटा अगर रेडियन में है तो, Radian. ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क क्या है यहाँ पर बी, जो कि मैं स्ट्रेट लाइन मान लूंगा क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन हो या आर्क हो वो लगभग दोनों बराबर ही होती है। तो ये हो गई हमारी आर्क और ये हो गया रेडियस। ये जो रेडियस है मुझे यही तो कैलकुलेट करना है, अर्थ से इस प्लेनेट का डिस्टेंस एस ही तो है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी कि बी अपॉन एस, ठीक है। तो एस कितना हो गया बी अपॉन थीटा, ऐसे निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है जी। चलिए जी, अब इसी तरीके से एक छोटा सा डेरिवेशन और है, ये मैं आपको परसों कराता हूँ, कल मौका मिला तो कल, नहीं तो परसों, और फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही, नोट कर लिया ना सब? Yes, sir. चलिए ओके।